उनमें से मैं पहले लर्नर थे और तमाम पुरुषों के चरणों में विवाद वंदन करते हुए आज के गूगल मीट में जो शामिल पूज्य भिक्षु हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से सादर बंदानी। और गूगल मीट में सारे जो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाएं हैं उन सबको मेरी तरफ से। बहन एक मिनट आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपका नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। अगर हो सके तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ नेटवर्क थोड़ा अच्छा है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। जी नमो बुद्धाय। जी, कोई मैं और आप जगह है जहाँ लोगों पर आप को बैठे हो बताना और चाहती नेटवर्क हूँ जहाँ अच्छा अभी आएगा, हम 5 उसको थोड़ा डेज के देखिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भंते जी ने अभी हमें के चारों तरफ आवाज और वो थोड़ा सा प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा था, तो मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ा है ये जहाँ पर बुक स्टोर है वो वाली प्लेस पे। आप ठीक है, शायद फिर आप जानते बोलिए हैं कोई सर। बात। हाँ, और बाकी उस बुद्ध विहार में आवाज शोरगुल सुनाई दे रही है पब्लिकली वहाँ पे, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो हम सबके मैं अभी सब मैनेज करता अभी हूँ यहाँ बहन जी, मैनेज करता हूँ, अभी मैनेज करता हूँ थोड़ी देर में ना आपका नेटवर्क। ओके, नमो बुद्धाय। हाँ, प्लीज कैरी ऑन। थोड़ी देर में मैं यस आप सर। ये बात। तो थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की इशूज तो है, सब जगह पर है, बट मैं आप लोगों को अपनी बात रखना चाहूँगी। आज का जो विषय है उस विषय पे आप लोगों ने सुन ही लिया है कि सामाजिक कल्याण और सेवा कार्यों में बौद्ध महिलाओं का योगदान। तो थोड़ा सा हम पहले अगर हम बौद्ध महिलाओं की चर्चा करते हैं तो हम इतिहास को जोड़ते हुए और वर्तमान तक की स्थिति में आते हैं। तो आप सभी को जो बुद्धिस्ट हैं वो सभी को ज्ञात है कि तथागत बुद्ध के जो संघ में जो उनकी जो माता थी महाप्रजापति गौतमी जी, उन्होंने महिलाओं के किया। मुझे लगता है कि वह एक और पहले जो कि महाप्रजापति से महिलाओं के जीवन में ज्ञान का करने और निब्बान और सुख के लिए वो पहला कदम था जो ऐतिहासिक है हमारे जीवन में। और उन्होंने संघ में शामिल होकर के तथागत बुद्ध के धम्म के और संघ में शामिल होकर के महिलाओं की आजादी का उनके आत्मिक उनके अंतर्मन चेतना की विकास का रास्ता प्रशस्त किया महाप्रजापति गौतमी ने। उस का बहुत सारी ऐसी बुद्धिजीवी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने संघ में शामिल होकर के ज्ञानार्जन किया, बुद्धि और आचरण और व्यवहार में बहुत सारा रूपांतरण करके लोक कल्याण के हित में अपने आप को झोंक दिया। आप सभी ज्ञात है, उसमें नाम आता है महाप्रजापति गौतमी, पटाचारा, नगरवधु आम्रपाली, खेमा, प्रकृति, चंडालिका, बहुत सारी ऐसी भिक्षुणी संघ में शामिल महिलाएं हुई जिन्होंने उस समय राज्य व्यवस्था संचालित समय में अपने आप को प्रूव किया और समाज की एक बेहतरीन टीचर बनी और समाज के लोगों को दिशा निर्देश देने का काम किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो क्षण रहा होगा जब तथागत बुद्ध के संघ में प्रवेश करने के लिए आनंद के बीच में जो वार्तालाप है, जो आनंद है महाप्रजापति गौतमी और आनंद के बीच का वार्तालाप है। और महाप्रजापति गौतमी आनंद से कहती हैं कि क्या
हमें निब्बान प्राप्ति करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें भिक्षुणी संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं है? क्या हमें इस संसार के ज्ञान को, अपने चेतना के विकास को आगे बढ़ाने के लिए संभव नहीं है? इस तरह की बातें करके प्रथम बार इस भारत की धरती में महाप्रजापति गौतमी ने आनंद से बोल करके का पहला कार्य किया। यानी उसी समय से मेरा यह मानना है कि महिलाओं के निर्वाण प्राप्ति, उनके सुख प्राप्ति, उनके ज्ञान का मार्ग कि हमारे महापुरुषों के जीवन में, जो हम जिनको महामना ज्योतिबा राव फुले के नाम से जानते हैं, उनकी जीवन संगनी माता सावित्रीबाई फुले ने ही भारत की धरती में, इसमें ज्वाइन करो, माता सावित्रीबाई फुले लंबे समय से चली आ रही महिलाओं की जो गुलामी का जड़ था, अपने जीवन साथी महामना ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर पहली बार स्त्री शिक्षा की आगाज में शामिल होकर के, और हम सब आज की वर्तमान महिलाएं हैं, उन सब का मार्ग प्रशस्त किया। और उस समय पर उन्होंने हमारी आजादी के आंदोलन का, हमारी पढ़ाई लिखाई का, हमारे अच्छे जीवन के लिए जो भारत देश की समस्त 50% आबादी जो महिलाएं हैं, उन सब के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन साथी महामना ज्योतिबा राव फुले के साथ में संघर्ष किया। बाद में कालांतर बात चलती आई और बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में जो योगदान माता रमा का है, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। सिर्फ मैं, हाँ, तो महामना ज्योतिबा फुले के साथ में मिलकर के माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के शिक्षा के और सुंदर और श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए उन्होंने द्वार खोला। और पहली बार अपने जीवन में स्कूलों को स्थापित करके 18 स्कूलें खोली। और मैं सबसे पहले प्रथम बार लड़कियों को, शूद्र समाज की लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका वहां पर मिला। अगर हम बात करें बाबा साहब को, तो बाबा साहब बनाने में माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। अगर माता रमाबाई इस तरह से सशक्त नहीं होती, समझदार नहीं होती, तो शायद बाबा साहब के जीवन में बहुत सारे इतने जो संघर्ष थे, वो उन संघर्ष में सफल तो होते, लेकिन समय से उनको सफलता शायद नहीं मिलती। तो आज का जो सब्जेक्ट है कि सामाजिक कल्याण और सेवा कार्यों में बौद्ध महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है, तो हम अपने जो प्राचीन, हमारी ऐतिहासिक जो हमारी नेत्रियां हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिनको प्रेरणा लेकर आज की पढ़ी लिखी महिलाएं, गृहस्थ महिलाएं, जो हमारी किशोर नव युवक युवतियां हैं, उनको कैसे सीख लेनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बुद्धिस्ट महिलाएं कैसी होती हैं। आप कैसे समझेंगे कि ये बुद्धिस्ट महिलाएं हैं? बुद्धिस्ट महिलाओं के क्या, कौन से ऐसे विचार होते हैं, कैसे उनके व्यवहार होते हैं, कैसी उनकी आचरण होती है, कैसी वो समझ रखती हैं। अगर आप बुद्धिस्ट महिलाओं के बारे में जब आकलन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पहले हम बुद्धिस्ट महिलाएं कौन हैं, बुद्धिस्ट महिलाएं कैसी होती हैं। बुद्धिस्ट महिलाएं परंपराओं की वाहक नहीं होती हैं,
उनको ज्ञान और दर्शन, समझ और समाज की एक अच्छी गहरी समझ होती है, जिसमें से वो एक सुदृढ़ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकती हैं। वह निडर होती हैं। अपनी बात को कहने के लिए अगर बात सही है, सत्य है, तो उस बात को कहने के लिए, समाज के बीच में अपनी बात को रखने के लिए वो स्वतंत्र और निडर होती हैं। बुद्धिस्ट महिलाएं और कैसे हो सकती हैं? अगर बुद्धिस्ट महिलाएं वाकई में बुद्धिस्ट हैं और उनके आचरण में, व्यवहार में तथागत बुद्ध के बताए हुए धम्म के आचरण का भी अगर सीलों का पालन करने वाली हैं, तो वह समाज के प्रति बहुत ही सुंदर समझ रखते हुए लोगों के ऊपर दया, करुणा, मैत्री और सजगता से काम करने वाली होती हैं। अब हम मानते हैं कि कैसे वो, पहली बात तो बुद्धिस्ट महिलाओं को, हालांकि महिलाओं की बात है लेकिन ये बात कहना बहुत जरूरी है कि एक सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए महिला और पुरुष दोनों का बराबर का योगदान होता है। अगर अभी भारत देश अपने आप में एक पितृसत्तात्मक समाज है और बुद्धिस्ट महिलाएं ऐसे कौन कौन से काम कर सकती हैं, तो आप जानेंगे जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने अपने समय पर सामाजिक आक्रांताओं से, जो किसी भी प्रकार के मानव कल्याण में भागीदार बनने वाले लोग नहीं थे, उनसे लोहा लेकर, उनसे अपनी बात को तटस्थता से रखकर उस समय पर उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, तो आज की महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके विचारों पर चल करके अपने आप को बुद्धिजीवी, आचरणवान, शीलवान बनाते हुए अपने समाज में भूमिका अदा कर सकती हैं। अब सामाजिक जीवन में कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनको उनका योगदान हो सकता है? तो सबसे पहला योगदान तो बुद्धिस्ट महिलाओं का यही है कि इस भारत देश के जो हमारे अधिकारों के चैंपियन हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो हमारे मसीहा हैं, जिनके कारण आज हमारा जीवन उत्तम स्थिति पे है। हम अगर, बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारा जीवन ना श्रेष्ठ होता, ना उत्तम होता और ना हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होता, जिस तरह से हम सब महिलाएं आज के समय पर जी रहे हैं। तो बाबा साहब के प्रति हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए अगर इतना कुछ किया है, तो बाबा साहब का जो बचा हुआ कार्य है, जो कारवा है, उसको हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हम उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। अब भागीदारी क्या है? बाबा साहब ने किया तो बहुत कुछ है, कह करके भी बहुत कुछ गए हैं, लेकिन एक बुद्धिस्ट महिला अगर वह बुद्धिस्ट है तो उसकी समाज के विद्रूपताओं की, समाज के मुसीबतों की, समस्याओं की गहरी समझ होगी। उनको एक समझदार महिला, एक बुद्धिस्ट महिला, एक सामान्य महिला के बीच में यह बात जान सकती है कि सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी अगर वर्तमान है वो इतिहास से ही सीखता है। अगर हमें डेडिकेशन का पाठ पढ़ना है या हमको उच्च स्तर के आचरण के बारे में जानना है, तो पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है, लेकिन आज के समय में बाबा साहब को समझने के लिए हृदय से, मन से, चेतना से जागरूक और समझदार होना जरूरी है। समझदार महिलाएं समाज के विद्रूपताओं को समझते हुए, जो इस भारत देश की हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, बाबा साहब इस भारत देश में
बाबा साहब की संकल्पना जो है बुद्धिस्ट भारत के निर्माण की है। और बुद्धिस्ट भारत निर्माण यानी बौद्ध भारत का निर्माण कैसा होना चाहिए, बौद्ध कैसे होने चाहिए, अगर हमारी बुद्धिज्म के फॉलो करने वाली महिलाएं जो हैं वो इस बात को समझती हैं, तो बाबा साहब के संकल्पनाओं पर आधारित भारत, बुद्धिस्ट भारत, मानव कल्याणकारी भारत, समता वाला भारत, समानता वाला भारत, सबको बराबरी से समझने वाला भारत, इसमें महिलाएं अपनी बहुत बड़ी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं। क्योंकि हम बाबा साहब के प्रति शुक्रगुजार भी हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे माता पिता ने हमें जीवन तो जरूर दिया था, लेकिन असली जिंदगी देने वाले, सांस देना ही जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी बाबा साहब ने दी है। वह कैसी जिंदगी जिसको आज हम जी करके और बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि हे बाबा साहब, अगर आप नहीं होते, हिंदू कोड बिल आप नहीं लिखते, हमारी मुक्ति के लिए आप रास्ता नहीं खोजते, तो क्या हम इस लायक होते? आप सभी पढ़ी लिखी महिलाएं, सभी प्रबुद्ध जन भाई बहन जानते हैं कि हमारी जो पिछली पीढ़ी है, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं और उनसे पहली वाली जो पीढ़ी है, उन्होंने कभी भी स्कूल का द्वार तक नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई उनके जीवन से कोसों दूर रही और वह अशिक्षा और अज्ञानता में जीवन भर अपने आप को तिरस्कृत, बहिष्कृत, समाज का हिस्सा जरूर रही, लेकिन कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पर जीवन नहीं जी सकी। लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन में हजारों अपने खुशियों को त्याग करके, हजारों सुख सुविधाओं को त्याग करके इस भारत देश की 50% महिलाओं के लिए जन्म सिद्ध अधिकार देकर के, इस देश में पुरुषों के बराबर अधिकार देकर के, महिला और पुरुष को बराबर बना करके सभी क्षेत्रों में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में है, यानी कोई भी लड़की हो या लड़का हो, कोई भी संतान अगर पैदा हो जाता है तो वह अपने परिवार में पहले से ही अपने माता पिता का, अपने पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है। महिलाएं अपने पिता के और पति के संपत्ति पर अधिकारी होने लगी, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। कि कहीं ना कहीं ये भी आप देखते हैं कि अगर जीवन में वैचारिक विषमता पति पत्नी के बीच में होती है तो तलाक की स्थिति भी बनती है, तो एक दूसरे को स्वतंत्र करके महिलाएं उसमें स्वतंत्र हो जाती हैं। ऐसे कई अधिकार हैं जो बाबा साहब ने इंसानी जीवन में महिलाओं को दे करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने का काम किया। अगर बाबा साहब के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं तो बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब का सपना तो बहुत था, लेकिन एक बाबा साहब की संकल्पना प्रबुद्ध भारत का निर्माण था। और प्रबुद्ध भारत के निर्माण में महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका सुनिश्चित कर सकती हैं, क्योंकि दूसरी व्यवस्था में जो महिलाएं हैं उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ किए हुए हैं, और हमारी जो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं, रिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, दूसरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी पूरी भूमिका निभाती हैं। अगर हम उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ ना करते हुए बाबा साहब की बात को अपने जीवन में उतारते हुए थोड़ा भी प्रयास करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रयास को अगर करने से हमें बहुत बड़े परिणाम ना मिले, फिर भी एक रास्ता तो जरूर बनाया जा सकता है एक आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब के संकल्पना, जो बुद्धिज्म की संकल्पना थी, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि सभी जितने भारत ही नहीं, दुनिया के जितने सारे रिलीजन हैं, जितने सारे धर्म हैं, सारे धर्म को कंधा देने का
उसे प्रचार प्रसार करने का, उसे संस्कार में उतारने का, उसको जीवन में ढालने का, उसको बच्चों के चेतना में, मन में, उनके अभिवादन में, संबोधन में डालने का काम महिलाएं करती। तो पहली बात तो बुद्धिस्ट महिला बनने के लिए हमें बुद्धिज्म को जानना, समझना, पढ़ना और मेन बात बाबा साहब के भावनाओं को समझ करके पढ़ना कि बाबा साहब वाकई में चाहते क्या थे कि भारत बुद्धिस्ट देश होना चाहिए, भारत बुद्धिज्म की तरफ जाए। इसमें ही महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और निजी जीवन का विकास प्रशस्त होगा। अगर आपको लगता है कि हम बाबा साहब का काम क्यों करें, या हम बुद्धिस्ट क्यों बने, या हमें बुद्धिज्म में जाने से क्या फायदा है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बुद्धिज्म में जाने से हमारे जीवन की सुरक्षा निहित है, क्योंकि वहां पर समता है, स्वतंत्रता है, बराबरी है, भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति अच्छा संबंध है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। तो जहां पर इतना सुंदर जीवन होता है, वह सिर्फ मानव कल्याण की बात करने वाली विचारधारा बुद्धिज्म की ही विचारधारा हो सकती है। तो हमारी जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अगर वो दूसरी व्यवस्था में सक्रियता से लगी हुई हैं या उसे पोषण करती हैं, तो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, बाबा साहब के सपनों को समझते हुए, उनके लिखे हुए किताबों को, साहित्यों को पढ़ करके अपने जीवन में उतारते हुए ये बात महिलाएं समाज में लागू कर सकती हैं। क्या होगा? बुद्धिस्ट महिलाएं समाज में जब उतरेंगी तो बहुत बड़े मात्रा में सीलों का जो पालन है, अगर कोई भी महिला जीवन में सीलों का पालन करती है, अगर उसे सील समझ में आ जाते हैं, तो पक्का मानिए एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ समाज का निर्माण होना चालू हो जाता है। जैसे यह कहना चाहिए कि बुद्धिज्म में धम्म व्यक्तित्व निर्माण में साधक है। कैसे साधक है? कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए सीलों का पालन करता है, और सीलों का पालन व्यक्ति के निजी जीवन को सुख तो देता ही है, लेकिन सुंदर समाज के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करता है। अगर बुद्धिस्ट महिलाएं अपने घर में, अपने परिवार में, वातावरण में तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलती हैं, तो उनका परिवार पहली बात स्वयं सुखी होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है आज के समय में, जो सभी महसूस करते हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, ज्ञानार्जन अर्जित कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, समाज में अच्छा अपना नाम बना सकते हैं, लेकिन परिवार के संचालन में बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी में माताएं अगर अपनी भूमिका सुनिश्चित करती हैं, तो जो हमारे संतान हैं, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, उन दोनों के जीवन में एक बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही वो सील का पालन करेंगे, ऐसा कोई भी आचरण नहीं करेंगे जिससे उनको स्वयं का नुकसान नहीं होगा और समाज का भी नुकसान नहीं होगा। आप जानते हैं कि आज का जो परिवेश है, परिवेश को ही देखते हुए अगर हम बात करें कि सामाजिक परिवेश में हमारे जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें, वातावरण, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, प्रचार, विज्ञापन, दोस्त, यार सभी मिलकर के प्रभावित करते हैं। लेकिन घर में अगर बुद्धिस्ट महिलाएं हैं, समाज में अगर बुद्धिस्ट महिलाएं हैं, तो आप पक्का माने अगर वो अपने घर में अपने बच्चों को
सीलों के आचरण को वह स्वयं पालन करती हैं और उन्हें पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं कि बेटे, प्राणी हिंसा करना सबसे बड़ा अपराध है। प्राणी हिंसा करने से इंसान दूसरे को भी दुखी करता है और अपने को भी नुकसान होता है। चोरी करना सबसे बड़ा बेकार काम है। अगर बच्चा बचपन से ये बात समझ जाए कि जीवन में चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, अगर कोई बच्चा समाज में या अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में, अपने वातावरण में अगर उस तरह का व्यवहार करता है तो माता पिता की नजरें नीची होती है, बच्चे को सजा मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है। तो अगर बुद्धिस्ट महिलाएं समाज में इस बात को अपने परिवार में समझाने के लिए समझ जाएं कि सील का जो दूसरा पालन है उसके करने से हमारा परिवार सुखी बनता है, समाज में इज्जत बनती है, लोग हमको ईमानदार कहते हैं, लोगों को लगता है कि हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों के परवरिश में सीलों का बहुत बड़ा महत्व है। वो बुद्धिज्म में पालन करने वाली जो महिलाएं हैं समाज के और परिवार के हित में ये काम कर सकती हैं। सबसे बड़ा आज का जो आप सब जानते हैं कि जो वातावरण है, सोशल मीडिया का प्रभाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा है, लेकिन निगेटिव दिशा में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने में भी कहीं सामाजिक एक विचारों का जो संक्रमण है वो फैल रहा है। अगर सील पालन करने वाले जो परिवार होते हैं, जो उनकी महिलाएं रहती हैं, अगर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें घर में वंदना करती हैं और कहती हैं कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, सबसे बड़ी बात है भारत देश में आज के समय पर किसी भी विद्यालयीन शिक्षा में चरित्र निर्माण की बहुत कम बात की जाती है, ना के बराबर। बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, एक्सलेंट होता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होता है, लेकिन उसके जीवन के चरित्र निर्माण में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और जैसे ही बच्चा अपने टीनेजर की उम्र से गुजरता हुआ अपने वयस्क से लेकर के जवान अवस्था के पड़ाव में वो पहुंचता है और उसको भले और बुरे का ज्ञान क्या होना चाहिए वह अपने ऊर्जा के प्रभाव के कारण, सामाजिक जो वातावरण के कारण बहक जाता है। मुझे लगता है इस भारत देश में अब बुद्धिज्म का अगर प्रभाव हो और महिलाएं ही अपनी परवरिश में बच्चों के जीवन में ये बात ढाल दें, खासकर भारत देश की जो 50% आबादी की महिला है, जो हमारी लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आज सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लड़कियों के चरित्रहीनता करके लोग उनको शिकार बना रहे हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो किसी के भाई होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के जीवन साथी होते हैं, वो कोई ना कोई जरूर होते हैं, उनको महिला ही पैदा करती है। अगर महिला, बुद्धिस्ट महिला इस बात को समझाने में कामयाब हो जाए कि दुष्चरित्रता जीवन का सबसे बड़ा अपराध है और अपने परिवार के उस बच्चे और बच्ची को गलत दिशा में अगर वो जाने से बचा ले, तो मुझे लगता है कि जितने सारे अपराध के जो केसेस सामने आ रहे हैं वर्तमान में, जैसी परिस्थितियां उपजी हुई हैं, बनी हुई हैं, वह पूरी तरह खत्म तो नहीं होगी, मैं नहीं कह सकती, लेकिन कंट्रोल में जरूर होंगी। इसीलिए बुद्धिज्म में जो महिलाएं हैं वह समाज के भीतर यह योगदान दे सकती है वातावरण में कि जीवन में व्यक्तित्व निर्माण का कितना बड़ा महत्व है। अगर वो समाज में निकलती हैं, पड़ोस के बीच में जाती हैं, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो अपने वातावरण, अपने लोगों से मिलती हैं, तो सहज अगर इस बात को किया जाए कि सामाजिक व्यवस्था सुंदर व्यवस्थित निर्माण करने के लिए बुद्धिज्म किस तरह सहायक है, तो बुद्धिज्म की यह बात जो चरित्र निर्माण की बात है
इसमें सबसे आगे बुद्धिज्म में जो महिलाएं हैं वो आगे होंगी, उनका परिवार आगे होगा, उनके ऊपर लोग एक अलग प्रकार का भरोसा और विश्वास रखेंगे कि जो इनका बेटा है, इनका भाई है, जो इनके परिवार का परवरिश है, वो इतना अच्छा है कि उनके घर के जो पुरुष हैं या लड़के हैं वो किसी भी लड़की को कहीं भी गलत नजर से नहीं देखते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। पराई भी जितनी जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके प्रति उनके नजरों में विनम्रता, उनके स्वभाव में अच्छाई होती है। तो जो ये तीसरा सील है, और ये जो तीसरे सील के कारण जो समाज की स्थिति में परिवर्तन होगा, मुझे लगता है कि अगर कानून में कितना भी बड़ा प्रावधान कर दिया जाए लेकिन अपराध नहीं रुकेंगे, लेकिन सामाजिक जीवन के आचरण में अगर सील सुदृढ़ता से लागू हो जाए तो एक सुंदर समाज के निर्माण में बहुत बड़ी क्रांति होगी। और पुराने जमाने में एक कहावत हुआ करती थी, मैंने सुना है कि कोई एक दो गांव हुआ करते थे, उस गांव में ताले नहीं लगते थे, मतलब लोग अपने पड़ोसी के भरोसे बिना ताला लगाए गांव छोड़ करके अपने परिवार, रिश्तेदार, गमी, शादी विवाह, खुशी में शरीक होने चले जाते थे। तो वहां पर, उस जगह पर, उस गांव में सीलों का प्रभाव कितना बेहतर रहा होगा कि उस गांव में लोगों को ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह से सील का प्रभाव नैतिक चरित्र निर्माण में बुद्धिज्म बहुत बड़ा आधार साबित होगा। लाखों महिलाओं और लड़कियों का जो रेप केस आज हर पत्र पत्रिकाओं, पन्ने खून से रंगे हुए लथपथ आते हैं, इंसान सवेरे पत्र पत्रिका अखबार उठाता है और जब देखता है, सोशल मीडिया के जैसे ही पेज खोलता है, जब देखता है तो या तो देखने का मन नहीं करता या आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वह इतना भयावह होती है, इतना बेकार है, होता है कि पूरे दिन की जो मन है, भावना है, वो इतना खराब और इतना ग्लानि महसूस करता है इंसान कि पूरा दिन बर्बाद जाता है। तो उस इंसान, उस दुख से, उस पीड़ा से, वो भले दूसरे के साथ घटा हुआ पीड़ा या दुख है, उससे इंसान भागता है। क्यों भागता है? क्या उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा नहीं है? लेकिन नहीं देखना चाहता, आज का समाज ऐसा है। लेकिन ये किसी के साथ भी घट सकती है। अगर यह पीड़ा नहीं घटे तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज साबित हो कि नैतिक चरित्र का निर्माण, और नैतिक चरित्र का निर्माण मानव जीवन में सुखी होने का बहुत बड़ा आधार है। बुद्धिस्ट महिलाएं निडर होती है, निर्भीक होती हैं, परंपराओं की पोषक नहीं होती। अगर पुराने समय में ये बात बता दिया गया है कि इसको करने से महिलाएं चांद का चक्कर लगाएं तो पति की उम्र बढ़ती है, अगर बुद्धिस्ट महिलाएं होती हैं तो वह इतना जानती हैं कि चांद पर अगर इंसान पहुंच चुका है और वहां पर किस किस पदार्थों की उपलब्धता है, वहां पर ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहां पर कैसे, वहां जैसे चांद दिखाई देता है, पढ़ी लिखी महिला ये बात अच्छे से जान जाती है। फिर वो चांद के देख करके चांद देखकर मुंह देखने का इंतजार नहीं करती है। वो किसी भी काम को करने से पहले रूढ़ियों, कुरीतियों, परंपराओं को जानने, उसे समझने, उसे छानने और फिर बाद में मानने पर यकीन करती है। तो समाज में बाबा साहब की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के कितनी व्यस्ततम क्षण हो, अगर आप उसे निकालेंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी के, जाति के कोढ़ से अपने समाज को मुक्त कर सकेंगी, अपमान से मुक्त कर सकेंगी, अमानवीय विचारधारा, जो इंसान को बराबर नहीं समझता, उस कीचड़ से निकालकर एक अच्छे मनुष्यता की ओर रास्ते को प्रशस्त कर सकेंगी।
तो जो बुद्धिस्ट महिलाएं हैं, जो उनका योगदान है जीवन में, सुंदर, सुदृढ़, सुशिक्षित, संस्कारित समाज के निर्माण की दिशा में बेहतरीन भूमिका सुनिश्चित कर सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर आज के जो लोग, आज की जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ भी अग्रसर है और नशा नाश का जड़ है। अगर महिलाएं अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में इस बात को समझाने में कामयाब हो जाती हैं कि नशा हमारे स्वास्थ्य, हमारी धन संपदा, हमारे जीवन में मान सम्मान सभी को नष्ट करता है, इससे दूर रहना चाहिए इंसान को। अपने बच्चों को अगर वो भी इस बात को समझाने में कामयाब हो गई, अपने जीवन साथी को अगर प्रेम से इस बात को समझाने में कामयाब हो गई, आप पक्का मानेंगे जिस तरह बाबा साहब सुंदर बुद्धिस्ट का मतलब होता क्या है? सिद्धार्थ बुद्ध बने, बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। आप आज ही हमारे पूज्य भिक्खु भंते जी के माध्यम से आज ये बताया गया कि बाबा साहब को जो पहली जो पुस्तक मिली थी, बाबा साहब ने जब 10th क्लास एग्जाम पास किया था, कैलुस्कर ने बुद्ध चरित नाम की पुस्तक दी थी। बाबा साहब बुद्ध के शरण में गए। इसके पहले ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने भी बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित कर लिया था। उन्होंने भी उस समय पर सत्यशोधक समाज की संरचना निर्माण किया। तो जो बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है जो आपके अंदर के बुराई को, वृत्तियों को, अज्ञानता को और डर को काट दे, वही तो बुद्धिस्ट है, वही तो बुद्ध की विचारधारा है। आज हम सबसे ज्यादा कहाँ डरे हुए हैं? मन से डरे हुए हैं, हमारे मन में डर है। और जो बुद्धिज्म की समझने वाली, बाबा साहब को पढ़ने वाली, बुद्ध की देशनाओं को पढ़ने और समझने वाली महिलाएं होंगी, पक्का मानिए वो एक बेहतर सुंदर समाज के निर्माण में अपनी बेहतर भूमिका सुनिश्चित कर सकेंगी। और सामाजिक सेवा में क्षेत्र में योगदान क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के जीवन के आचरण को अपने सुंदर श्रेष्ठ विचारों से, अपने आचरण से अगर बदल देते हैं और दूसरे के जीवन का रूपांतरण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीने से मना करने से अच्छा ये बात समझ जाए कि शराब उसके जीवन की सबसे दुखदायी समस्या है और आप इस बात को समझाने में सफल रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई भूखे को भोजन, एक दिन का भोजन न दे करके जीवन भर के लिए उसे खेत, उसे जमीन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दियो कि तुम्हें अनाज की, तुम्हें एक टाइम के भोजन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा खेत है, तुम इसमें जीवन नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी भोजन को यहाँ से फसल उगाकर प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह धम्म है। धम्म एक पीढ़ी का नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन का रूपांतरण करता है। और उसमें जो महिलाएं हैं, बुद्धिस्ट महिलाएं हैं, उन सबसे मेरी अपील है, निवेदन है कि अपने जीवन का कितना भी व्यस्ततम समय हो, वो बाबा साहब के विचारों को समझें, माता रमाई के त्याग को याद करते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बुद्धिस्ट महिलाएं होती हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि माता रमाई का त्याग बाबा साहब के जीवन में क्या है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब को डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाने में, बाबा साहब बनाने में माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बाबा साहब के भावनाओं को दिल से समझ करके, कद्र करके बाबा साहब के आंदोलनों को कंधा देने का काम किया। अपरोक्ष रूप से उन्होंने अपने घर और परिवार की जीवन को संभाला, बाबा साहब को उनके आर्थिक स्थिति में सहयोग दिया। कितने विकट परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा साहब को विचलित नहीं होने दिया। अपने आप में सारे दुख को वो सह गई
बीमार हो गई, 4-4 बच्चे खो दिए, लेकिन बाबा साहब को कभी भी उन्होंने पीछे देखने के लिए मजबूर नहीं किया। तो क्या माता रमाबाई हमारे लिए हमारी आदर्श नहीं है? क्या माता सावित्रीबाई फुले हमारे लिए हमारी आदर्श नहीं है? अगर इन महिलाओं ने बेहतर जीवन निर्माण की दिशा में काम किया है और हम नहीं थे, इसके बावजूद भी आने वाली पीढ़ी से प्रेम किया कि हमारी पीढ़ियां आएंगी, वो फलेंगी फूलेंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी, श्रेष्ठ और सम्मानित जीवन जिएंगी, तो उनके उपकारों के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों में और बचे हुए कार्यों को हमें अपने जीवन में करना चाहिए। आप सबको, मुझे लगता है कि मेरी कही हुई बातों को, मैंने बहुत घटनाओं का जिक्र नहीं किया है क्योंकि आज मुझे बोला गया था कि आपको बोलना है और ये मुझे करीबन 4 साढ़े 4 बजे के बीच पता चला टी टाइम पर। तो मुझे लगा कि जो मुझसे समझ में आएगा, तो अटेंडम विषय था, पर मुझे लगा है कि आप लोग मेरी बातों को गहराई से समझ सके होंगे कि एक बेहतर बुद्धिस्ट महिला जो अपने आप में अपने आप को बुद्धिस्ट कहती है, क्योंकि अभी तो गैर बुद्धिस्टों की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझेंगी और जिनके जिनके जीवन साथी बाबा साहब के कार्यों में कंधा दे रहे हैं, उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपना टाइम, ट्रेजरी, टैलेंट खर्च कर रहे हैं, तो अपना नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर साथ चलने का प्रयास करें। आप मार्केट ना जाएं, लेकिन बाबा साहब के विचारधारा की जहां बात चल रही हो, जहां धम्म की देशनाएं हो रही हों, जहां पर सामाजिक निर्माण की यात्रा के रास्ते खोजे जा रहे हों, वहां पर आपका जाना प्रयोजन पूर्ण है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं ज्ञापित करती हूँ। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सब कुशल होंगे। सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच।